चलिए शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले तो मुद्दा ये आता है कि भाई संधारित्रों के संयोजन की जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। उसके लिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई कई बार विद्युत परिपथ में ऐसा होता है कि एक संधारित्र से काम नहीं चल रहा होता। जो मानक हमें निर्धारित करना होता है, जो आउटपुट हमें चाहिए होता है, और उस आउटपुट को पाने के लिए हमारे पास जो संधारित्र दिया हुआ है उससे काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक से अधिक संधारित्रों को इस्तेमाल करते हैं। अब एक से अधिक संधारित्रों को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जोड़ने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। जैसे हम लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, काफी बार क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर एक साथ लगे होते हैं। ठीक, वो किस कंडीशन में लगते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं चल रहा होता है तो दो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं पर दो से काम नहीं चल रहा होता तो तीन से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से संधारित्रों का भी संयोजन किया जाता है। तो संधारित्रों का संयोजन पहले तो ये देखते हैं कितने तरह का होता है और फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो संधारित्र का पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने 10th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन जरूर पढ़ा होगा, है ना। प्रतिरोधों का संयोजन भी आपने पढ़ा था, दो तरह का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक उसी तरीके से संधारित्रों के भी दो तरह के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज और समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। चलो मैं बात करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हमारी। चलो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कैसा वो देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। देखो बनाते हैं उसको। मैंने माना कि तीन संधारित्र हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, ये हमने तीन समांतर प्लेट संधारित्र दिखाए हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा ही दिखाया जाता है और इन तीनों को एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक, ये प्लस, ये माइनस, ये V वोल्ट बैटरी का मान लेते हैं, ये बैटरी है। ओके, ये तीन संधारित्र हैं, तीनों की धारिता अलग अलग है। मान लेते हैं C1, C2 एंड C3। ओके, तीनों की धारिता अलग अलग है। हम यही तो चेक करना चाह रहे हैं कि अलग अलग धारिता के संधारित्रों को संयोजित किया जाए तो आखिर परिणामी या तुल्य धारिता क्या आती है। तो हमने C1, C2 और C3 तीन अलग अलग धारिता वाले संधारित्र ले लिए। अब मान लेते हैं कि बैटरी से इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश मिला +Q। ठीक है, मान लेते हैं कि संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी से आवेश मिला +Q, तो प्रेरण की वजह से अंदर क्या आएगा, -Q, यानी कि यहां क्या आएगा, -Q, और बाहर क्या आएगा, भाई बाहर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे +Q। बात समझ आ रही है। इसको +Q मिला बैटरी से, प्रेरण के द्वारा इस दूसरी प्लेट पे अंदर क्या आएगा, -Q, और दूसरी प्लेट पर बाहर क्या आएगा, +Q। अब ये +Q वायर के थ्रू बहता हुआ कहां चला जाएगा, दूसरे संधारित्र पे, यानी कि ये +Q यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर वापस क्या होगा, प्रेरण होगा, अंदर की तरफ क्या आएगा, -Q, और बाहर की तरफ क्या आएगा, +Q। वही जैसी कहानी पहले संधारित्र पे हुई थी वही कहानी यहां पर होगी, यानी कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहर क्या आ जाएगा, +Q, ये +Q, ये +Q बहता हुआ यहां जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, +Q, और अंदर क्या बन जाएगा, -Q। अब तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पे जो +Q होगा, ये जो +Q होगा, ये बहता हुआ कहां चला जाएगा, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान से समझें, देखें, तो हमें समझ में आएगा कि तीनों संधारित्र पर आवेश कैसे कैसे आ जाता है, +Q, -Q, +Q, -Q, +Q, -Q।
ठीक, तो हम कह सकते हैं कि तीनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या है, एक समान है। कितनी है, Q। हम यही तो कहते हैं, दोनों प्लेटों का आवेश थोड़ी कहते हैं हम संधारित्र में, हम तो एक ही प्लेट का आवेश कहते हैं ना, कि भाई मान लो एक संधारित्र की पहली प्लेट पर 25 कूलाम आवेश है, तो दूसरी पे क्या होगा, -25 कूलाम। तो हम अगर हमसे कोई पूछे कि संधारित्र पर आवेश कितना है, तो हम क्या कहेंगे, +25 और -25? नहीं, हम सिर्फ ये कहेंगे कि 25 कूलाम आवेश है। क्लियर? तो संधारित्रों पर आवेश कितना हो गया, Q Q Q। इसका मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े होंगे उन सभी पर आवेश की मात्रा क्या होगी, एक समान होगी। या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि असल में श्रेणी क्रम संयोजन कहते ही उसको है जिसमें संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या हो, एक समान हो। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। ओके, तो यहां से V क्या हो जाएगा, Q/C। बात समझ आ रही है? C = क्या होता है, Q/V, तो V क्या हो जाएगा, Q/C। अब सोचो कि सभी पर आवेश एक समान है, सभी पर आवेश क्या है, एक समान, लेकिन सबकी धारिता क्या है, अलग अलग है। आवेश एक समान है, धारिता अलग अलग है, तो सभी पर विभव पतन या विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि इस पर है V1, इस पर मान लेते हैं V2 और इस पर मान लेते हैं V3। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि भाई इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो क्या फर्क पड़ा, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये सारी कहानी हमें सीखनी है। चलो, अगर मान लीजिए हम इस तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन शुरू करते हैं, तो हम शुरू कहां से करेंगे। देखो, मैंने कहा कि भाई V1, तो V1 क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला ये रहा, संधारित्र की आवेश और संधारित्र की धारिता। अब V1 का मतलब पहला संधारित्र, तो हो जाएगा Q/C1। ओके, अगर मैं कहूं ऐसे ही V2, P हो जाएगा Q/C2, और मैं कहूं V3, P हो जाएगा Q/C3। क्लियर? V1, V2, V3 हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इनकी कोई तुल्य धारिता भी होगी जो हम ज्ञात करेंगे। तो तुल्य विभव को कैसे कह सकते हैं, V इक्वलेंट। हम यही लिखा करते थे ना, R इक्वलेंट, याद करो, या R तुल्य। इसको R V इक्वलेंट भी लिख सकते हैं या V तुल्य भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग प्रतिरोधों के संयोजन में लिखा करते थे R तुल्य, ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या लिख दिया, V तुल्य। V तुल्य क्या होगा, आवेश तो भाई बराबर है, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, C तुल्य। ओके, क्या आ जाएगा, C तुल्य। अब जो बैटरी का विभव है वही तो तीनों जगह बटा है ना भाई, बैटरी का मान लो विभव है 20 वोल्ट, तो तीनों में ही तो 20 वोल्ट बटा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसलिए V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब Q/C तुल्य बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये हो जाएगा Q/C तुल्य, यहां से Q कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल। क्लियर? Q से Q कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1/C तुल्य इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। याद करो आप लोग, प्रतिरोधों का जब आपने संयोजन पढ़ा था तो इस तरह का फॉर्मूला किसमें आता था, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। और इस तरह का फॉर्मूला अब यहां किसमें आ रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में। इसका मतलब अगर बाई चांस कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, आप या तो संधारित्रों का संयोजन याद रखें या प्रतिरोधों का संयोजन याद रखें। और मेरे हिसाब से प्रतिरोधों का संयोजन याद रखना ज्यादा आसान है। तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई संधारित्रों का संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन का उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन का क्या होता है, उल्टा होता है। क्लियर? और उसका फॉर्मूला हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि जब इस तरह का फॉर्मूला बना, किस तरह का, कि भाई संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम
इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर इस तरह का फॉर्मूला बनता है तो हमें समझ में आता है कि तुल्य धारिता हमेशा कम आएगी। किससे कम आएगी? जो सबसे छोटी धारिता है उससे भी कम आती है। आप याद करो, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। जब हम लोग पढ़ा करते थे 1/r इक्वलेंट यानी कि 1/r तुल्य, वो होता था 1/r1 प्लस 1/r2 और इसी तरीके से आगे चलते थे। फिर हम क्या कहते थे कि r इक्वलेंट या जो r तुल्य की मान है वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या है? कम है। ऐसे यहां पर होगा भाई, तुल्य धारिता का जो मान है वो सबसे छोटी धारिता से भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है सबको?